नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे हैं जीके पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, पेपर टेस्ट जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर। दोस्तों आज हमारा रहेगा 14 नंबर का मॉडल पेपर। 13 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक मॉडल पेपर को देख लीजिए। टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट हमारा 20 मॉडल पेपर का है, लेकिन जब तक एग्जाम तब तक मॉडल पेपर, इसी प्रकार हम चलाते रहेंगे दोस्तों। एग्जाम डेट भी आ गई है, समय है अब आपके पास, ये मानकर चलिए कि एक महीने का, एक महीने में जो कर सकते हो वो करने का समय है आपके लिए। और इसी के लिए पेपर पेस्ट के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे नोट्स दोस्तों, और वो मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में। दोस्तों ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के स्टोर में जाइए और नोट्स प्राप्त कीजिए। जो भी साथी ये क्लास देख रहे हैं उन सभी साथियों से बोल रहा हूं मैं, ये नोट्स ले लो और एक बार इनको पढ़ दो बस। आपके लिए ये मानकर चलिए कि पेपर फेस्ट कंप्लीट तैयार हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी कोई जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, मैसेज करिए यहां पर दोस्तों, फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी साथियों को जोड़िए। दोस्तों मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? अलवर पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। बता दीजिए जल्दी से। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्न भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? किसका है? मध्य अरावली श्रेणी का। दोस्तों समझ गए? यहां पे मेरवाड़ा की है, कुकरा की पहाड़ियां हैं, सांबर की पहाड़ियां हैं, यही है दोस्तों, अजमेर सांबर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। बात किसकी कर रहे हैं? वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की दर सबसे अधिक किसमें है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। कमेंट करो फटाफट, जैसे ही पर्सन आए कमेंट कर दो। सबसे अधिक तो हमने वार्षिक दर देख ली, लेकिन सबसे कम किसकी है? बांसवाड़ा की। किसकी है? बांसवाड़ा सबसे कम। याद रखना मित्रों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों के लिंगानुपात में कमी आई है? दो जिले हैं, उनका नाम बताना जिनके लिंगानुपात में कमी आई दोस्तों। राजसमंद चूरू, अजमेर धौलपुर, अजमेर झालावाड़, धौलपुर झालावाड़। कौन से जिले? राजसमंद व चूरू दोस्तों, जिनके लिंगानुपात में क्या आई है? कमी आई है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदी को किस क्रम में पाएंगे? सूकड़ी, बांडी, जवाई, गुइया। सबसे पहले कौन सी नदी? सबसे पहले आएगी गुइया नदी। समझ गए? उसके बाद गुइया के बाद बांडी, बांडी के बाद सूकड़ी, और सूकड़ी के बाद जवाई दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 2 1 3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, कांकरेज, बागड़ी। बताइए दोस्तों।
देखिए मालवी, राठी और कांग्रेज ये तो गोवंश की नस्ल है, बांगड़ी नहीं है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। और इस भेड़ की जो भेड़ें होती है इस नस्ल की, उनका मुंह है ना, वो काला रंग के होता है, काला होता है दोस्तों, याद रखना। और सर्वाधिक बांगड़ी जो नस्ल की भेड़ें हैं वो आपको अलवर में देखने को मिलेगी दोस्तों। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर वन बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरोदबिद वन जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ वन कोटा। सामने दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई दे रहा है आपको। बाड़मेर में सालर वन कहां पर मिल गए? सालर वनों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उदयपुर जिले देख लीजिए कहां कहां पर मिलेंगे। राजसमंद, जो मुख्य जिले हैं उनका बात कर रहा हूं मैं। चित्तौड़, सिरोही, इसके अलावा अजमेर में भी है सालर वन। ये मुख्य जिले हैं जहां पर सालर वन मिलते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर पूछा आपको, बताइए दोस्तों। बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, टोंक, जोधपुर, नागौर, कोटा, बांसवाड़ा, सीकर। इस श्रेणी के अंतर्गत जिले कौन से हैं इनमें से? ये रहा दोस्तों बी ऑप्शन। देखिए उदयपुर सबसे ज्यादा खनिज है ना मित्रों। अलवर की अगर हम बात करते हैं तो अलवर के अंदर देखिए निमराना, बहरोड, गिलोट, यहां पर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। बात हम कोटा की करें तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा है। बात हम भीलवाड़ा की करते हैं तो राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा है। ये एस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं चारों जिले दोस्तों। आगे बढ़िए। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें दोस्तों। जो गलत है वो बताना है। चलिए। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है और राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है दोस्तों। गलत बता दो कौन सा इनमें से। सामने दिखाई दे रहा है मित्रों। खरीफ को हटाओ, रबी करो। ये हो गया सही। सी ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया आपको। गेहूं रबी की फसल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। नर्तेसेली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। वालर, मांदल, गंवरी, लूर। कौन सी नर्तेसेली है जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है दोस्तों? देखिए वालर की बात करें, मांदल की बात करें, लूर, ये तो ग्रासिया की है लेकिन गौरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं गौरी कहां की है। उदयपुर संभाग के बीलू की है ये गौरी नर्तेसेली। अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। पर्यटन केंद्र व जिला दिया गया आपको। फूलसागर, गागरोन का किला, जगदीश मंदिर, किराड़ू का मंदिर, बाड़मेर, उदयपुर, बूंदी, झालावाड़। कर दो सुमेलित। फूलसागर कहां पर है? बूंदी के अंदर। फूलसागर 3 नंबर बूंदी में। गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ में, तो ये रहा 4 नंबर। जगदीश मंदिर कहां पर है? उदयपुर में, तो ये रहा 2 नंबर उदयपुर। और किराड़ू बाड़मेर में। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक कितने पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन कर पंजीयन करवाया जा चुका है दोस्तों? 2440, 2446, 2406 या 2882? मिशन रखा गया है 2882 का। एडी ऊपर आ गया, 80 नीचे चला गया है। जबकि दिसंबर 2021 तक 2446
पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन करके पंजीकरण करवाया जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन उठा लीजिए कि इस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। किस इतिहासवेदा ने? जीएच ओझा, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष। कालीबंगा 1951-52 में खोज अमलानंद घोष ने की। उत्खनन का कार्य 61-62 में बीबीलाल बीके थापर ने किया। समझे आप? और सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी ये कहा था इनमें से किसने? दशरथ शर्मा ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? कर्पूर मंजरी, कुवलयामाला, काव्य मीमांसा, बाल भारत। जो राजशेखर है ना, ये प्रसिद्ध साहित्यकार, संस्कृत के विद्वान है। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश हम पढ़ते हैं तो महेंद्रपाल आते शासक, उनके ये दरबारी थे दोस्तों। देखिए मित्रों, कुवलयामाला ये रचना है उद्योतन सूरी की। उद्योतन सूरी की रचना है ये, तो इसको उठा दो। बाकी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत। समझ गए आप? इसके अलावा बाल रामायण है, भुवन कोश है, हरविलास है, ये सभी किसके? राजशेखर की है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने किसको अजमेर का शासक नियुक्त किया था? 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब पूछा है किसको? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को, दिल्ली के राजा गोविंद राय को, पृथ्वीराज के भाई हरिराय को, या जम्मू के राजा विजयदेव को। अब देखिए मित्रों, यहां पर जब हम बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी है तो उसके अनुसार तो रहेगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज। लेकिन हम देखते हैं ना, गोविंदराज तो रणथंबोर चले गए थे, रणथंबोर में चौहान वंश लेकर आए। अब यहां पर हम बात करते हैं हमीर मां काव्य की या विरुद्ध विधि विध्वंस काव्य की। तो इनके अनुसार बताया गया है कि पृथ्वीराज तृतीय का भाई था हरिराय, इसको नियुक्त किया था। लेकिन जानकारी यह मिलती है कि जो हरिराय चौहान इसको नियुक्त किया था, यह जानकारी हमें मिलती है। समझे आप? हमीर काव्य और विरुद्ध विधि विध्वंस इन ग्रंथों के अनुसार। एक जानकारी और मिलती है दोस्तों, जिसके अंदर यह कहा गया है कि दिल्ली का राजा था गोविंदराज, इसको नियुक्त किया गया था। लेकिन गोविंदराज तो त्राइन के जो द्वितीय युद्ध है इसके अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे सही ऑप्शन अगर एनसीईआरटी पर चलेंगे तो ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। कर दीजिए जल्दी से। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले कहां पर गया था? कहां पर गया था? रणथंबोर में। कब? 1301 में जीता था रणथंबोर को। उसके बाद चला गया चित्तौड़। कब? 1303 के अंदर। उसके बाद चला गया सिवाना। कब? 1308 में। और जालोर उसके बाद 1311 में। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 कहां पर है? 1 3 4 2 ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराजा राय सिंह, राव चंद्रसेन, महाराजा राज सिंह, राव कल्याणमल। किसने की इनमें से? महाराजा राय सिंह। कहां के थे? बीकानेर के थे। किन किन की सेवा की इन्होंने? अकबर व जहांगीर की। याद रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा यहां से। देखिए, जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब भी दिया था। 5000 का मनसब भी दिया था दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, गुजरात, बिहार, बंगाल। देखिए, काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? 1585 से 87 में। उसके बाद बिहार में 1587 से 94 तक। उसके बाद बंगाल चले जाते 1594 से 1606 तक,
जबकि गुजरात ये नहीं गए थे, ये गुजरात नहीं गए थे। काबुल, बिहार और बंगाल के सूबेदार बनाए गए थे ये अकबर के द्वारा। तो 1, 3 और 4 बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मंगाराम वेदे थे। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नयनोराम शर्मा की अध्यक्षता में व डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। पंडित नयनोराम शर्मा ने अभिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। बताइए कौन से गलत है, कौन से सही है? कमेंट कर दो फटाफट। पांचों के पांचों कथन सही है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? रामनारायण चौधरी, बाबा नरसिंह दास, स्वामी केशवानंद या हीरालाल शास्त्री? जिसको आज हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं दोस्तों, इनका सहयोग इनकी ही पत्नी ने किया था। और किस दिन की थी ये? 12 मई 1929 को इसकी स्थापना की थी। किसने? हीरालाल शास्त्री ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा? सामने दिखाई दे रहा है। ये द्वितीय चरण था ना राजस्थान संघ। तृतीय चरण के अंदर वो रियासत मिलती है दोस्तों, राजस्थान संघ के अंदर शामिल होती है वो रियासत 18 अप्रैल 1948 को, और संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा। देखिए राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और एक ठिकाना कुशलगढ़। उदयपुर रियासत नहीं थी। ये द्वितीय चरण के साथ उदयपुर रियासत मिलती है तो हमारा तृतीय चरण होता है, और नाम जिसको दिया जाता है संयुक्त राजस्थान। याद रखना, तारीख भी पूछ लेना इसकी तो 18 अप्रैल कर देना, 18 अप्रैल 1948। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस वर्ष विजय सिंह पतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े? सबसे सिंपल क्वेश्चन। साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं दोस्तों। और कब जुड़ते हैं ये? 1916 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है आपको। तो देखिए, आहाड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे दोस्तों। बताइए दोस्तों। यहां पे देखिए जो असत्य कथन है ना आपका, वो बताना है कौन सा है। ये वाला, बी वाला, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत। देखिए बेड़च बनास, बेड़च रूप से आपको बेड़च या आहेड़ नदी याद रखना है। तो बेड़च और बनास नदी है, उसके कांटे से ये सभ्यता मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसका प्राचीन नाम आड़ का था ताम्रवती नगरी। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको आगाटपुर के नाम से जानते थे, धूलकोट के नाम से जानते थे। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया ने इसका किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मुर्कियां, टड्डा, बंगड़ी या पट? पुरुषों के द्वारा मुर्कियां पहनी जाती है कान में। कहां पर? कान के अंदर। इसके अलावा देखिए अंगूठी, कड़ा, चेन, पेंडल, मादलिया, जंतर, भुजबंद, छेलकड़ा, ये पुरुषों के आभूषण है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? अग्नि, इंडोणी, गौरी, वालर? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा, सही है ना आपका।
सही है ना। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति का है। गौरी नृत्य किसका है मित्रों? भीलू का। वाला नृत्य किनका है? ग्रासिया जनजाति का। तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवी की आराधना में लांगूरिया गीत गाए जाते हैं? त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर है। चैत्र शुक्ला अष्टमी को जो इनका मेला लगता है उसको लकी मेला कहते हैं। कौन सी माता है? केला देवी दोस्तों। कौन सी माता? केला देवी। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? यह सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने। नाथ पंथ, सेव मत, बताइए दोस्तों। कहां पर? जोधपुर के अंदर। एक क्वेश्चन बता दूं आपको यहां से मैं अच्छा सा, तो सुन लो। देखो, नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। पहली है बैरागीनाथ। बैरागीनाथ ये पहली है दोस्तों। इसकी जो पीठ है ना वो कहां पर है? राता डूंगर। कहां पर है ये राता डूंगर? पुष्कर में। समझ गए यहां से। दूसरी शाखा है माननाती। इसकी जो प्रधान पीठ है ना वो है मां मंदिर में। और मां मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए लोक देवता व मुख्य तीर्थ स्थल आपको यहां पर दिए गए हैं। तलेनाजी, तेजाजी, देवनारायण जी, पाबूजी, पांचोटा गांव, परबतसर, कोलू गांव व आसिंद। बता दीजिए जल्दी से। तलीनाथ जी तीर्थ स्थल, तलीनाथ जी का तीर्थ स्थल बताना है आपको। कहां पर? पांचोटा गांव, जालोर। ये रहा एक नंबर। तेजाजी तीर्थ स्थल है परबतसर, नागौर। देवनारायण जी का आसिंद, भीलवाड़ा। और पाबूजी का कोलूमंड गांव, फड़ोदी में। 1 2 4 3, ये रहा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती या नक्शबंदी? बताइए दोस्तों। इल्तुतमिश के काल में यहां पर आए थे ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोलते हैं ना, तो चिश्ती से हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। किससे था? कोटा का दोस्तों। अब देखिए कोटा, कोटा के प्रमुख चित्रकार देख, गोविंद राम है, रघुनाथ है, लच्छी राम है, ये प्रमुख है। नूर मोहम्मद, ये प्रमुख 4 है दोस्तों। अब देखिए यहां पे स्वर्ण काल किस शासक का काल कहलाता है? उमेद सिंह का काल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करना है दोस्तों। ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, हाड़ौती, कोटा, बारात, बूंदी, झालावाड़, बांगड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। सामने दिखाई दे रहा है बांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। और बांगड़ क्षेत्र में बांगड़ी बोली जाती है। तो बांगड़ी है ना, ये अजमेर, नागौर, चित्तौड़ नहीं है। ये कहां पर है आपके? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बांगड़ी, बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं ना हम, इस वजह से। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमिका शैली का, कच्छप घाट शैली का या गुर्जर प्रतिहार शैली का? कुल 5 मंदिर, 4 भगवान शिव को समर्पित है यहां पर। एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इन 5 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। समझ गए। और यह है गुर्जर प्रतिहार शैली को, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल व पीतल के रचयिता थे?
केसरी सिंह बारट, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल या कन्हैयालाल सेठिया? पातल व पीतल के रचनाकार या रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण? गोगा मेडी है कहां पर ये? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। कब? भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने में करसन पक्ष की नवमी को, करसन पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरे ताली नृत्य या गौरी नृत्य? मंजीरे का बड़ा रूप होता है झांझ दोस्तों, मंजीरा होता है ना उसका। कच्ची घोड़ी नृत्य में, किसमें? कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालोर या रणथंबोर? कुल 7 दरवाजा, मेन दरवाजा है नौलखा दरवाजा, वो है रणथंबोर दुर्ग का। देखिए नौलखा है, इसके बाद हाथीपोल है, गणेश पोल है, त्रिपोलिया है दरवाजा जिसको अंधेरी दरवाजा कहते हैं, हमीर महल है, रानी महल है, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है। आगे बढ़ जाइए। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? जो साथी सेकंड ग्रेड वाले रीट की भी राजस्थान जी की तैयारी कर रहे हैं, आज ही राज्यपाल की क्लास लगाई थी दोपहर को। सामान्यतः देखिए, वैसे तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, लेकिन सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, भारत संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति? किसके प्रति? राज्य विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे? जो ये समिति है ना, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति, इस समिति की अनुशंसा में सचिवालय के अंदर जो प्रकोष्ठ प्रणाली थी ना, उसके स्थान पर ग्रुप व्यवस्था लागू की गई थी। और वर्तमान में हम अगर सचिवालय में देखेंगे तो ग्रुप व्यवस्था ही लागू है दोस्तों। अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोहन मुखर्जी थे। कौन थे? मोहन मुखर्जी दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को। कार्य करना प्रारंभ किया था, वो किया था मार्च 2000 से। कब? मार्च 2000 से दोस्तों। एक अध्यक्ष 2 सदस्य इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सेवक? ग्राम पंचायत की बात हो रही है यहां पे। सचिव, सचिव होता है ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी नया नाम। वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? ये जानोटन क्या होता है मित्रों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कर सिक्कर। विवाह से संबंधित ये रीति रिवाज है मित्रों, जिसमें वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाता है उसको जानोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? जानोटन। नेक्स्ट, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है दोस्तों? सिक्कर का खंडेला क्षेत्र,
जहां पर यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए, मतलब राजस्थान है तीसरा राज्य। सिक्कर का खंडेला याद रखना, करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने रिक्तिस्थान से राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। कब से? करंट का है ये क्वेश्चन भी। 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी मिताली राज, ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जून 2022 में संन्यास की घोषणा की। मिताली राज को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला? जोधपुर राजस्थान की रहने वाली थी मिताली राज दोस्तों। 23 साल के अंतरराष्ट्रीय कैरियर को पूरा करते हुए अभी भी संन्यास लिया है इन्होंने दोस्तों। 1999 में पहला इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। बात हो रही है यहां पे कि पद्मश्री कब दिया गया। 2015 में। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, जो मिताली राज है ना, इन्होंने महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट है उसमें 10,868 रन बनाए थे और 6 बार विश्व कप खेला था। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मान लो ये, इतनी लंबी कोई महिला खिलाड़ी नहीं है और ना ही पुरुष खिलाड़ी है। नेक्स्ट, 3 दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा या जैसलमेर? जैसलमेर में दोस्तों, डी ऑप्शन। ये बात है अप्रैल 2022 की, 21 अप्रैल की, इस दिन इसका शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रो, निशानेबाजी, तीरंदाजी या कुश्ती? 2019 में सुंदर सिंह गुर्जर को अर्जुन अवार्ड मिला है दोस्तों, याद रखना आपको। 2019 के अंदर किससे जुड़े हुए हैं? जेवेलिन थ्रो से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित ऑपरेशन संबल का संबंध है जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, विशेष योग्यजनों की सहायता, जिले के नागरिकों के लिए आवास उपलब्ध करवाना, महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित? जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑपरेशन संबल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राज्य वित्त सचिव? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। देखिए, जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसकी बात कर रहे हैं ना हम। इस परिषद का गठन किया गया था 7 मार्च 2020 को। इसका कार्यकाल है वो कब तक रखा गया था? मार्च 2022 तक। लेकिन अध्यादेश जारी करके इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया दिसंबर 2023 तक। अब इसका जो अध्यक्ष है वो तो है मुख्यमंत्री दोस्तों, समझ गए। उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद। अरविंद आगे मायाराम होगा शायद, हाँ अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष सही है। आगे बढ़िए नेक्स्ट में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितने हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? 12, 20, 14, 18? कितनी को? 14 को दोस्तों। राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन आपके सामने और आधा पेपर हमारा यहां पर होता है कंप्लीट।
100% पूरे हैं, 50% यहां पर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। कैसे लग रहे हैं पर्सन कमेंट करके बता दीजिए। अच्छे लग रहे हैं तो मनोबल बढ़ा दीजिए लाइक करके, शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक। मेरा मेरी एक ही बात आप सभी को कहनी है कि मित्रों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जो भी साथी राजस्थान का सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी उसकी मुसीबत हो, उस तक पहुंचाइए क्लास को। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़, फायदा होगा इसका। हम बुक लेकर आएंगे या कुछ भी लेकर आएंगे, कितने रुपए खर्च होंगे इसमें? मॉडल पेपर 14वां मॉडल पेपर है, 13 मॉडल पेपर फ्री, आप आराम से अटेंड कर सकते हैं उनको। और सही रहेगा यहाँ पे 17 जुलाई 2019, 17 जुलाई 2019 डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है, आधार तो उत्तर में है, शीर्ष दक्षिण में है, वो कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका? ये पहले भी आया ना मॉडल पेपर में, ये पहले भी आ चुका हमारे शायद 5वें या 6वें मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये, दक्षिणी अमेरिका दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, भू विक्षेपी पवनों के विस्फाकार बैंड, अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, 300 से 400 मीटर घंटा की गति से चलती है तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम सौभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली संक्रिय नलिकाकार या विसर्पी जो पवन है, उस पवन प्रवाह को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। कहां पर चलता है? सौभ मंडल में। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। स्पीड है ना इनकी, वो रहती है 120 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम समुद्र कौन सा है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक? कौन सा है? प्रशांत है दोस्तों। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है नैरोबी, दिल्ली, लंदन, जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस थी 1972, उसके बाद हुआ था। और इसका मुख्यालय नैरोबी, और नैरोबी कहां पर है? केन्या में। कहां पर है ये? केन्या के अंदर है नैरोबी दोस्तों, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन, ताप बिजली गुरु से कौन सी जहरीली गैस निष्कासित होती है? निष्क्रित होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? कोयले का प्रयोग होता है ताप बिजली गुरु में, और वहां से कोयले से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, जहरीली गैस होती है ये। अगला क्वेश्चन, अगला है, चिम्बारेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? आल्पास, रॉकी, एंडीज या एटलस? चिम्बारेंजो, यह है एंडीज की। एंडीज कौन से महाद्वीप में है मित्रों? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज। एंडीज की औसत ऊंचाई है 4000 मीटर, याद रखना। ये सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला भी एंडीज ही है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थानीय पवन का नाम क्षेत्र जहां प्रवाहित होती है? चिनूक, सिरक्को, ब्रिक फिल्टर्स और खमसीन। चिनूक चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त राज्य अमेरिका है 2 नंबर पे। बात करें सिरक्को चलती है मरुस्थल में, जो सारा मरुस्थल है ना उसमें, ये रहा ऊपर ही ऊपर 1 नंबर पे। ब्रिक फिल्टर्स ये चलती है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ये रहा 3 नंबर पे। और खमसीन मिस्र में। 2, 1, 3, 4, ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं
कर सकता? तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? कमेंट कर दो जल्दी से। ये क्षेत्रीय पार्टी है असम की एक, कारण बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी। देखिए ये असम की असम गण परिषद, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसको चुनाव आयोग के द्वारा पहले ही हाथी का सिंबल मिल चुका है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का भी आती है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाती है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी एक क्रेटर झील का उदाहरण है? क्रेटर, क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी झील। नैनीताल तो नहीं है, अष्टमुदी झील भी नहीं है, लोनार झील है दोस्तों। कौन सी है? लोनार झील। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़िए। सबसे वृहत अपवाद क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी? महानगरी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। सबसे वृहत अपवाद क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी इसी को कहते हैं। कौन सी है? गोदावरी है दोस्तों। नेक्स्ट। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों का? 8, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसकी मैं आराम से बताऊं आपको। कोई दल है, क्षेत्रीय दल है, वो लोकसभा चुनाव के अंदर जो वोट होते हैं, या लोकसभा चुनाव के अंदर वोट होते हैं उनमें 6% मत प्राप्त करें, या चार राज्यों में भी 6% मत प्राप्त करें, लोकसभा के अंदर कम से कम 4 सीटें जीते, वो दोस्तों, मतलब 4 राज्यों में। अगला क्वेश्चन। 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य क्या है? विकास संबंधी प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध, इनमें से सभी। तीनों ये दोस्तों, ये इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़िए। वन प्रजनन वानिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस नगर में स्थित है? जोधपुर, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, देहरादून। वन प्रजनन वानिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? कोयम्बटूर में। कहां पर है? कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी की बात हो रही है मित्रों, बताइए जल्दी से कमेंट करके। चुंबी घाटी है ना, ये 9800 फीट की ऊंचाई पर है। 98 से 9,000 लिख दिया ना, 9800 फीट की ऊंचाई पर है ये। भारत, भूटान और तिब्बत दोस्तों। 65 नंबर। मानसून क्या है? स्थायी पवन, मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं या पश्चिमी हवाएं? मानसून क्या होता है? मौसमी हवाएं होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है। सही बात है, सही है पहला कथन। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है, यह भी सही है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं, यह भी सही है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 74 भाग 2 का संरक्षण मिला हुआ है दोस्तों। यह गलत है दोस्तों, विचार क्षेत्र में है ये, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? महान्यायवादी का जो पद है, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। किससे? ब्रिटेन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करता है? 17, 14, 10, 20। कितने को? 17 लक्ष्यों को दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय सतत खेती मिशन में कौन सी योजनाओं को समावेशित किया गया है? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना, वर्षा आधारित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम RADP। चारों को दोस्तों, डी ऑप्शन 1 2 3 4 चारों को समावेशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कच्चे और निर्मित इस्पात का संचयी उत्पादन वर्ष 2021-22 में कितना रहा? कच्चे और निर्मित, बता दीजिए दोस्तों। (64.91 MT कच्चा, 62.37 निर्मित इस्पात। इसमें तो पिछले साल की अपेक्षा 2021-22 20-21 की तुलना में 25% की वृद्धि हुई, जबकि MT यानी जो आपका निर्मित है इसमें कितनी हुई है? 28.9% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में वे कौन से उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा व रेलवे प्रचालन, तंबाकू उद्योग व अंतरिक्ष तकनीकी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस व रक्षा उपकरण उद्योग, या उपरोक्त सभी? वर्तमान में केवल 2 ही उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित है, और वो है परमाणु ऊर्जा व रेलवे प्रचालन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा किस प्रकार की है? अध्यारोपित, प्राकृतिक, अपशिष्ट, या इनमें से कोई नहीं? 1947 में सर एस रेडक्लिफ द्वारा यह सीमा निर्धारित की गई थी, इसी वजह से इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, और यह अध्यारोपित सीमा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या स्थानीय वायु परिसंचरण? मित्रों, अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या होता है कि जो मानसून है वो वापस लौटने लग जाता है, हवाएं हैं जो दक्षिण की ओर जाने लग जाती है। समझ गए आप? समझना इस क्वेश्चन को। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं बहने लग जाती है, तो ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले लेती है, और जाड़े के समय तमिलनाडु के तट में तटीय जो प्रदेश है वहां पर वर्षा होती है, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू में देखने को मिलता है वह संरचना, पठार की आयु, जल प्रवाह की दिशा, या स्थलाकृतियां? झुकाव का प्रभाव किस पहलू में? जल प्रवाह की दिशा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य? इसी को नहीं है दोस्तों, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभा यही मत का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन, इस आयु के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? 1909, 1919, 1935, 1947? इस आयु के लिए बात हो रही है। 1919 के अधिनियम में। 1909 में जो एक्ट आया था उसमें मुस्लिमों के लिए की गई थी ये व्यवस्था, और 1919 में ईसाइयों के लिए, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा? यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ किस दिन?
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 9 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बार संविधान सभा की द्वितीय सत्र होता है उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा है दोस्तों? मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद है भाग 3 के अंतर्गत और यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है? बताइए। राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को राष्ट्र की सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना व उसका संरक्षण करना। मौलिक कर्तव्य पहला है, दूजा है, तीजा नहीं है, चौथा है। ये रहा बी ऑप्शन 1, 2 व 4। क्वेश्चन नंबर 81 और शुरू हो रही है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान। 20% आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के। अब तक आपको क्लास कैसी लगी मित्रों? अब बोल रहा हूं, ये नीचे दिया गया यहां पे लाइक का बटन, देखते हैं कौन कौन साथी लाइक प्रेस करते हैं। अगर क्लास अच्छा, मॉडल पेपर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और क्लास छोड़ मत देना। 100 क्वेश्चन होते ही और जानकारी, नोट्स ले लो, 1 महीने का समय है, पेपर फेस्ट की कंप्लीट तैयारी कर लो मित्रों। ऐप पर नोट्स उपलब्ध है। निम्नांकित में से किस बुद्धि के मॉडल या सिद्धांत में जी कारक को बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, केटेल का सिद्धांत, गिरपोल्ड का सिद्धांत। जी कारक को बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पीयरमैन का सिद्धांत में, स्पीयरमैन के सिद्धांत दिया। बुद्धि की संरचना के मूल रूप में 2 कारक इन्होंने बताई और एक था जी यानी सामान्य कारक, सामान्य कारक। दूसरा कौन सा था? एस यानी विशिष्ट कारक। अगला क्वेश्चन, थर्स्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण में कितने कारक है? 5, 7, 6, 8। लिखूंगा नहीं, जो प्रमुख मानसिक क्षमताएं हैं थर्स्टन ने बताई, बोल के बता दूंगा आपको। ये थी कुल 7 दोस्तों, सुन लो। पहली स्थानिक क्षमता, दूसरी आंकिक क्षमता, तीसरी तर्क क्षमता, चौथी स्मृति क्षमता, पांचवी शब्द प्रवास ज्ञान, शब्द प्रवास क्षमता बोल सकते हैं हम, छठवीं प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता और सातवीं थी शाब्दिक अर्थ क्षमता। आगे बढ़िए। बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? जो स्किनर का सिद्धांत है क्या नाम है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रयोगशाला प्रभावों पर आधारित था। अब बात कर रहे हैं हम हल के सिद्धांत की। प्रबलन का सिद्धांत किस पर आधारित था? ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। गणितीय गणनाओं पर दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एल थर्स्टन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इन्होंने बुद्धि की व्याख्या करने के लिए अनुक्रमिक मॉडल का प्रतिपादन किया, इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की, इन्होंने बुद्धि के 120 कारकों की पहचान की। ये रहा, इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की थी। 7 क्षमताएं हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया था। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, गिलफोर्ड या स्किनर? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दोस्तों, ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्लासिकी अनुबंधन में प्राणी किन 2 के बीच एक नए साहचर्य को सीखता है? 2 उद्दीपक, 2 अनुक्रिया, एक पुराना उद्दीपक, एक नई अनुक्रिया, एक पुराना पर्यावरण,
एवं नया परिवर्तन। क्लासिकी अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच एक साहचर्य को सीखता है? किन के दो? एक पुराना उद्दीपक एवं एक नई अनुक्रिया के मध्य। अगला क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित भाषा विकास के सिद्धांत का सबसे प्रबल आलोचक किसे कहते हैं? टोलमैन, गुथ्री, डेविड फ्रीमैन या चोम्स्की? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? चोम्स्की को। डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन कब हुआ? 1912, 15, 45 या 1905? वर्दीमर, कोहलर, कोपका, इन्होंने किया था ना गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन। गेस्टाल्ट संप्रदाय पूर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो, ब्राउन, गिलफोर्ड, स्किनर? किसका है ये? गिलफोर्ड का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का या बौद्धिकता का? खेलेगा बालक, बालकों के साथ यानी समाज के रूप में बनेगा, मतलब सामाजिकता का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मंदगति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण या लेबलिंग न करना। मंदगति से सीखने वाले बालकों के लिए कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है मित्रों? त्वरण वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण व सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व विकारों से मुक्ति या उपरोक्त सभी? कौन सा कथन है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण व सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां व्यवहार के में आकर्षण व विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। सत्य ये नहीं है दोस्तों आपका बी वाला। रुचियां व्यवहार में आकर्षण व विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब है ये। आगे बढ़िए, अभिवर्ती क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। अभिवर्ती है पहली वाली, ऑप्शन ए वाली। क्वेश्चन 95, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो यहां पे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित नहीं की गई सीखने की प्रक्रिया सूझ की दृष्टि, यह रही अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आत्म व्यक्ति का वह रूप है जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मर्फी, आइजैक, जेम्स ड्रेवर या जॉनसन? मर्फी के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? लियोपिल्ड बेलक, पाइन तथा टेंडलर, मॉर्गन तथा मुर्रे, फ्राइड?
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन तथा मुर्रे ने किया था 1935 में। इसके अंतर्गत कुल कार्ड होते हैं 30, जिनमें से 10 स्त्रियां वुमेन्स, 10 मैन और 10 पे वुमेन प्लस मैन। अगला क्वेश्चन, अभिवर्ती का निम्न में से कौन सा प्रकार है? भावात्मक, निषेधात्मक, एवं बी या उपरोक्त सभी? भावात्मक अभिवर्तियां वह अभिवर्ती जिसमें हम किसी के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके अनुकूल हम रहना चाहते हैं, वो होती है भावात्मक अभिवर्तियां। और निषेधात्मक अभिवर्तियां कोई समुदाय है, कोई दल है, कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम घृणा करते हैं, जिसको देखकर हम निराश होते हैं, वो होती है निषेधात्मक, नकारात्मक अभिवर्तियां। तो ए व बी दोनों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फ्राइड या मैस्लो? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अभिप्रेरणा का दिया था, वो दिया था फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन, और यह आ गया आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारों अधिगम तथा पीआर ट्यूटिंग और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। मित्रों, पेपर फेस्ट जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान टारगेट यही लेकर चलना है 90 प्लस इसमें हम निकलें। तो उसके लिए नोट्सों को पढ़ लीजिए, ऐप पर उपलब्ध है। और जो साथी आज लेंगे उनके पास 1 महीना है, 1 महीने में वो नोट्स आसानी से पढ़ सकते हैं। जाइए, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और इस क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर है वो भी कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। कितना रहा आपका स्कोर आज? लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो मित्रों, शेयर नहीं किया तो अब शेयर कर दीजिए, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ नीचे बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।